We are fine. Am I audible to you? Yes, ma'am. Am I audible to you? Okay. So yesterday we have started a new chapter, that is improvement in food resources. Okay. So improvement in food resources chapter जो है वो last time हमने start करा था, ठीक है? Okay. 1 second, 1 second. Okay. Improvement in food resources करा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जो इम्प्रूवमेंट है क्रॉप्स में वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, व्हाट इज ट्रू क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और उस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टडी करा था। इस क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स के क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव देखोगे कि किस क्रॉप को आप ऐसा मानोगे कि इम्प्रूव्ड है, तो ऐसी क्रॉप जो हाई यील्डिंग वेराइटीज देती हैं, ठीक है, जिसमें यील्ड हमें जो है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया आप ये लेके चलोगे कि वैरायटी कैसी होनी चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स मींस कि अगर फ्रूट्स हैं तो उनका टेस्ट अच्छा हो, ठीक है। पल्सेस हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है। अगर ऑयल है, ठीक है, दालें हैं तो उनमें क्या है, ऑयल जो है वो ज्यादा हो। वीट है तो बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। और अगर फ्रूट्स हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ क्या होती है बेटा, सेल्फ लाइफ ये होती है कि जैसे जल्दी ना खराब हो वो क्रॉप्स जो हैं, वो जल्दी ना खराब हो। जो भी अगर फ्रूट है जैसे टमाटो है, तो टमाटो अगर जल्दी खराब हो जाए, ठीक है, तो उसकी सेल्फ लाइफ जल्दी नहीं कहलाई जाएगी। ऐसा टमाटो जो ज्यादा दिनों तक हम फ्रिज के बाहर भी रख सकें तो वो जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटीज का कहलाया जाएगा, ठीक है। देन वेराइटी रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर मतलब ऐसी जो क्रॉप्स को जो है बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, नेमेटोड वाली डिजीजेस, इंसेक्ट्स वाली डिजीजेस, ये डिजीजेस ना हो, ठीक है। ये सारी डिजीजेस मतलब जो लिविंग चीजें हैं, लिविंग जो बीमारियां हैं वो मतलब सीधे शब्द में अगर हम कहें तो उनको कीड़ा ना लगे बीमारी, ठीक है, क्रॉप को। और एबायोटिक फैक्टर, तो जैसे अब आजकल बरसात का सीजन है, ठीक है, तो बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश की वजह से या तेज हवा की वजह से क्रॉप खराब ना हो जाए। और दूसरी, अगर जहां जैसे जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है तो पानी नहीं मिल पाता, सूखा वाली कंडीशन आती है, तो अगर ड्रॉट है, सूखा है, नमक वाला पानी है, या बरसात की वजह से पानी इकट्ठा हो गया है, बहुत ठंड है, गर्मी है, तो इन चीजों को जो है वो सह सके, ऐसी वैरायटी को हम इम्प्रूव्ड वैरायटी कहें, ठीक। और कोई भी क्रॉप अगर हमें जल्दी मिल जाती है, ठीक है, अर्ली मेच्योरेशन है, तो उसका जो अगर हमें जल्दी वो मिल जा रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन है क्रॉप की, सोइंग टू हार्वेस्टिंग टाइम अगर वो कम ले रही है, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो क्या कर सकता है, किसान उसको जल्दी बेच सकता है, दूसरी क्रॉप लगा सकता है, तो फायदेमंद है। देन एडेप्टेबिलिटी बोली थी मैंने, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या मतलब कि ऐसी क्रॉप्स जो जो हर तरीके के रीजन में एडजस्ट हो जाए, पूरे साल भर जो है हम उसको जो है ग्रो कर सके, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब अगर जो है जैसे साउथ की, नॉर्थ की, ईस्ट की, वेस्ट की क्लाइमेट जो है उसको सहन कर सके। हमारे इंडिया में जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, प्लस जो है जो सीजन वेरिएशंस भी ज्यादा हैं, तो उनको जो है वो सहन कर सके। दूसरी चीज क्या आ जाती है, दूसरी चीज है, दिस इज दी डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करेक्टर। डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करेक्टर क्या बोले थे हमने, कि अगर जो है सीरियल क्रॉप है तो उसमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करेक्टर क्या होगा, दैट शुड जो है
क्रॉप है अब चल रही है मान लीजिए, तो सह सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज, और शॉर्ट प्लांट होगा तो उसमें लेस जो न्यूट्रिएंट की जो है वो जरूरत होगी। और अगर चारा है, फॉडर क्रॉप है, तो उसमें क्या चाहिए, उसमें आपको जो है ब्रांचेस टॉल चाहिए, क्योंकि वही तो क्या करेगी, जो टॉल ब्रांचेस हैं वही तो उसके जो फॉडर की तरह जो है वो काम आएगी, ठीक है। अब हमने बोला कि मेथड कैसे कैसे जो है, कौन कौन से मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर दी मेथड ऑफ द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट्स। तो मेथड ऑफ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट्स जो है वो मेजर मेथड जो है वो, पहली चीज हमने बोली हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी हमने बोली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तीसरी बोली म्यूटेशन टेक्निक्स, और चौथी बोली पॉलीप्लाइडिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मैनिपुलेशंस जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इम्प्रूव्ड वैरायटी वो कहलाई जाएगी, इसमें हम डिजायर्ड जीन जो है डाल सकें। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हर एक प्लांट है, ठीक है, तो उसके पास जो है, जैसे ह्यूमन के पास जेनेटिक मटेरियल है, वैसे प्लांट के पास भी जेनेटिक मटेरियल है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो जीन हमें चाहिए, मान लीजिए कोई राइस है, राइस में कोई एक वेराइटी है जिसमें विटामिन ए का सोर्स ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी जो वाइल्ड वेराइटी है वो क्या करती है, वाइल्ड वेराइटी से हमें जो है डिजीज रेजिस्टेंट है। तो हम वाइल्ड वेराइटी के अंदर ऐसे राइस की जीन इंट्रोड्यूस कर दें जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास विटामिन ए ज्यादा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमने जीन को मैनिपुलेट कर दिया उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब आ जाती है कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है हमने क्या बोला था कि हम दो जो प्लांट्स है, ठीक है, उसमें एक प्लांट को मेल की तरह एक्ट करवा रहे हैं और दूसरे को जो है वो फीमेल प्लांट्स की तरह एक्ट करवाएंगे। अब इसमें इस तरीके से जरा सा रुक जाइए, मेरे को शीट ला दीजिए, ठीक है। सपोज मान लीजिए, जैसे लेट मी टेक दी अनदर पेंसिल और स्केच। मान लीजिए जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, मैं रफली कोई बड़ा सा प्लांट ले रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। हाँ, तो ये प्लांट का जो हिस्सा होता है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ये नहीं, अगर ये आ जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं ओवरी। ये होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। रफ लैंग्वेज में अभी इसको फीमेल पार्ट याद कर लीजिए, नाम जो है इसका पूरा मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अगले साल देखते हैं इस चीज को आपके लिए, ठीक है। गायनोशियम बोलते हैं। और अगर बाइसेक्सुअल, ऐसा पौधा जिसके पास मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ये है एंथर, ठीक है, ये है फिलामेंट, ठीक है। इस पूरे को बोल देते हैं हम स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल को हम एरो के साथ शो करते हैं, फीमेल को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंथर होता है ना, इसके पास पोलन ग्रेन होते हैं। जब पोलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा पर गिरते हैं, ठीक है, और वो जाकर अंदर इधर फर्टिलाइज करते हैं, तो एक जाइगोट बनता है। इतना याद रखिए क्योंकि अगले साल है ये आपके सिलेबस में ज्यादा, तो हम डिटेल में जा रहे हैं। तो मतलब फीमेल मेल पार्ट के पोलन ग्रेन जो मेल गेमीट लेके आते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने एनिमल में लास्ट ईयर पढ़ी है ना, जिसमें हमने बोला है मेल गेमीट स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो मेल गेमीट और ये ओवरी है, ठीक है, खाने वाले हिस्से को ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीड बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल जब मैच्योर हो जाते हैं उसको सीड बोलते हैं। तो मेल गेमीट जब फीमेल गेमीट के साथ फर्टिलाइज करता है तो बनाता है जाइगोट, है। और वो जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या बना लेता है, बेबी प्लांट, ठीक है। बेबी प्लांट है एम्ब्रियो, तो ये बना देगा प्लांट, एम्ब्रियो को ही बेबी प्लांट बोलते हैं, तो ये प्लांट बना देगा। हाँ, तो अब जो है मान लीजिए मैं अपनी इच्छा के पोलन ग्रेन जो है वो इस पौधे पे अगर आकर डस्ट करती हूँ, ठीक है, और तो उस प्रोसेस को बुलाया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए इस पौधे में से मैं ये एंथर रिमूव कर देती हूँ और कोई दूसरे पौधे के फ्लावर के
यहाँ से एंथर से मेच्योर एंथर से पोलन ग्रेन लाके यहाँ पे डस्ट कर दूंगी, तो और उस तरीके से जो पौधा ग्रो करेगा, फर्टिलाइजेशन जो होगी, तो उस पौधे के पास दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम वेराइटी में भी कर सकते हो, सेम स्पीशीज में भी कर सकते हो, और सेम जीनस में भी कर सकते हो, या फिर अलग अलग स्पीशीज में जो है आप कर सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले तो हमें क्या चाहिए होता है? पहली चीज चाहिए हमें चॉइस ऑफ प्लांट वेराइटी। ठीक है, कि हमें कौन सी प्लांट वेराइटी जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? डिजायरेबल वेराइटी चाहिए, चॉइस ऑफ प्लांट वेराइटी। जो दूसरी चीज क्या कह सकते हैं कि हम एक तो वाइल्ड वेराइटी लेते हैं और दूसरी हम डिजायरेबल कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब एक वाइल्ड वेराइटी लेंगे जिसके पास, जो हमारे पास डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, और दूसरा जो है दूसरा प्लांट लेंगे जिसके हम कैरेक्टर इस पे डालना चाहेंगे। तो पहली चीज क्या आएगी? चॉइस ऑफ द प्लांट वेराइटी। पहले हमें दो हमारी मर्जी के पौधे जो है वो चाहिए, जिसमें हमें लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे दशहरी मैंगो होता है ना, तो उसका फ्रूट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन देसी मैंगो जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अब देसी मैंगो आपने क्योंकि रेवाड़ी के एरिया में ऐसा देसी मैंगो का कोई प्लांट नहीं है, ठीक है, लेकिन देसी मैंगो का साइज जो होता है ना वो छोटा होता है, पल्प उसका पतला होता है, लेकिन पौधा बड़ा स्ट्रांग होता है। तो अगर उन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाए, ठीक है, उनमें मोस्टली ग्राफ्टिंग करवाई जाती है वैसे, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो पहली चीज तो हमें चाहिए कि हमारी मर्जी के दो पौधे चाहिए, ठीक है, प्लांट। और दूसरी क्रॉस ब्रीडिंग, और उनके बीच फिर क्या करोगे? दूसरा प्रोसेस क्या करोगे? ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो दूसरा बोल रहे हो कि ये क्रॉस ब्रीडिंग करवाओगे बिटवीन सेलेक्टेड ब्रीड। ठीक है, उन सेलेक्टेड ब्रीड के बीच में जो आपने क्या करवाई? क्रॉस ब्रीडिंग। जो ये प्रोसेस बोल रहे हैं ना, जिसको हम पॉलन ग्रेन जो है वो एक प्लांट के जो फीमेल पार्ट पे आप डाल रहे हो, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं हम? क्रॉस ब्रीडिंग। दैट इज नोन एज दी क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये जो है क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, पहला प्रोसेस क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे कैसे क्रॉप इंप्रूव कर सकते हो? पहला प्रोसेस हमने बोला कि हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हो? ठीक है, ये हु इज दक्षिता? हु इज दक्षिता? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जल्दी से आंसर करो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वीडियो दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, दक्षिता, इट ma'am. माइट बी प्रॉब्लम एट योर साइड, आपकी जगह पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। Ma'am, Dakshita इट is मीन, not in class. हैं जी? Ma'am, Dakshita क्लास में नहीं है. हाँ, तो उसने लीव कर दिया ना, शी हैज सेंट द मैसेज कि मैम वीडियो इज नॉट क्लियर। तो पहला हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पहला प्रोसेस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो मर्जी के पौधों को में के हम बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, क्रॉस करवाना जो हो गया, क्या हो गया कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के डिजायर्ड जो प्लांट है उसके आप किस पे आके गिराएंगे? स्टिग्मा पे। दिस इज अ स्टिग्मा, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज अ स्टिग्मा, दिस वन इज अ स्टाइल, ठीक है, और ये ओवरी, ठीक है, तो इस पे गिराएंगे तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा प्रोसेस जो हम तरीका हम कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट, ये हाईली एडवांस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो आप ये हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हो ना, तो ये तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, हमें कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, एक फोर्सेप चाहिए होता है जिससे हम अपनी मर्जी से जो एंथर रिमूव करें, थोड़ा सा सेलोफिन पेपर चाहिए, ठीक है, हाँ, उससे हो जाता है, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो इसके लिए जो है हमें एक हाईली एडवांस जो है लैब चाहिए होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसलिए, लेकिन इसमें
हमने मर्जी की जो जीन होती है ना, ठीक है, हमारी मर्जी की जीन, उसको बोलते हैं डिजायर्ड जीन जो है, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता है, दैट इज डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली जो है कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, उसमें इंट्रोड्यूस इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ प्लांट सेल, इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस टू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। जिस पौधे में हम चाहते हैं वो वैरायटी, उसमें डायरेक्टली जो है उसके न्यूक्लियस में डाल दिए जाते हैं। और इसमें इस तरीके को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली, ये को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। द प्लांट्स whose gene has been improved या modified, that is known as the genetically modified plants, या फिर इसका दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक प्लांट, उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोल देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्या बोल देंगे इसको, जेनेटिकली बोल देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। और तीसरा जो है म्यूटेशन, ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो क्रॉप को इंप्रूव कर सकती हो, दैट इज थर्ड इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है, चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस जो है अगर डीएनए में आते हैं और साथ में वो क्या है, वो चेंजेस हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाते हैं, तो उनको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन किस किस की वजह से हो सकती है, किसी केमिकल की वजह से हो सकती है, किसी रेज की वजह से हो सकती है, जैसे क्या बोलते हैं कि हमें बोलते हैं ना एक्सरे। मैम आपकी वॉइस बीच बीच में कट हो रही है। अब म्यूटेशन हो गई और म्यूटाजेंस, क्या हो गया म्यूटेशन, कौन कौन से हो गए, वो हो सकते हैं इथाइल मीथेन, ठीक है, सल्फोनेट, ठीक है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट हो सकते हैं, जिसको EMS भी बोलते हैं, इथाइल मीथेन इथाइल मीथेन सल्फोनेट, या फिर इसको जो है DMS भी बोल सकते हैं, डाई मिथाइल, ठीक है, सल्फोनेट, ठीक है। तो ये आप किसी केमिकल की है, या फिर रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन जो होती हैं, यूवी रेडिएशन जो होती हैं, उसके थ्रू म्यूटेशन हो सकती है, या फिर जो है कुछ जीन्स जो हैं वो ही म्यूटेशंस जो हैं वो करती हैं, ऐसी जीन्स को ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो हम जो डिजायर्ड जीन लाना चाहते हैं ना, वो म्यूटेशन की वजह से जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं, ऐसी ब्रीडिंग को जो है हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है सर्टन केमिकल्स म्यूटेशंस, या फिर रेडिएशन, या फिर ट्रांसपोजोन्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, दे आर यूज्ड टू जनरेट म्यूटेंट प्लांट, ठीक है, यूज टू जनरेट म्यूटेंट प्लांट्स, ठीक है। कैसे, विद डिजायरेबल जीन, हमारी मर्जी की जीन के साथ जो है हम प्लांट्स को बना सकते हैं। कैसे, अगर हम उसमें क्या कर दें, कुछ ऐसे केमिकल जो इथाइल मिथेन सल्फोनेट डालें, या डाई मिथाइल सल्फोनेट डालें, या यूवी रेडिएशन या एक्सरेज जो है, या ट्रांसपोजोन्स की वजह से जो है, तो इसकी वजह से हमें हमारी मर्जी का जो है प्लांट में जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा प्लांट जो है वो मॉडिफाइड प्लांट जो है वो होता है, ठीक है। तो इस कौन से होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी वजह से आई थी, वो आई थी ट्रिपल ड्वार्फ व्हीट, क्या थी, दिस इज सी वेराइटी है ये,
मैक्सिकन वीट है, ठीक है, मैक्सिकन वीट है। इसको किसने बोला था? जो हमने बोला है कि फादर ऑफ द इंटरनेशनल जेनेटिक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो है नॉर्मन ई बॉरलॉग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था 1963 में, 1963 में क्या किया था इन्होंने, जो है ये ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन वीट जो है वो प्रोड्यूस की थी। कैसे प्रोड्यूस की थी? बाय म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के थ्रू जो है इन्होंने रिप्रोड्यूस जो है की थी, ठीक है। हाँ जी बोलिए, किसको नहीं सुनाई दे रही भाई वॉइस? आप सुनाई दे रही है? यस मैम। सुनाई दे रही है? No. हाँ, तो ध्यान से सुनिए कि जो नॉर्मन ई बॉरलॉग थे उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने कौन सी जो है वो मैम आपकी वॉइस बीच बीच में कट हो जाती है। ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन वीट। बेटा अगर ये कट हो रही है तो नेटवर्क का इश्यू होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा जो है वो सबके में ब्लॉक करती है तो हम क्लास एंड कर देंगे। अभी टाइम क्या हो रखा है जरा बताइए? 12:51 तो वैसे भी हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी देर देख लीजिए, अगर सुनाई देता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, फिर स्कूल में तो सारा आपने पढ़ना है ही ये चीजें, ठीक है। लेकिन आई स्टिल ट्राई कि आपको सुनाई दे। तो क्या बोला हमने? ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन वीट जो है नॉर्मन ई बॉरलॉग ने 1963 में जो है वो प्रोड्यूस की थी, ठीक है, म्यूटेशन के थ्रू। और सिमिलरली जो आपने ये क्रॉप्स के नाम तो सुना होगा, शरबती गेहूं ग्रो करते हैं ना आपके यहाँ बहुत ज्यादा, क्या होती है? खेती होती है। शरबती, सुनारा, ठीक है, और एक पूसा, पूसा जो है दिल्ली में है ना, ठीक है। तो पूसा, लरमा, ये सारी भी क्या है? दे आर दी म्यूटेंट वेराइटी। वो कैसी है? म्यूटेंट वेराइटी है जो म्यूटेशन के थ्रू, गामा रेडिएशन के थ्रू जो है वो डिजायर्ड जीन जो है वो प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो ये म्यूटेशन का रिजल्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक सेट क्रोमोसोम का किस वो मिलता है फीमेल पेरेंट्स के थ्रू। क्या होता है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है बीच वो। बीच में वॉइस नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है बेटा? मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा चलो ठीक है बेटा। ओके, तो क्या हम कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, एक सेट क्रोमोसोम का मदर से, एक सेट क्रोमोसोम का जो है फादर से मिलता है, तो 2n नंबर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, या कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसमें एक सेट से ज्यादा क्रोमोसोम, मतलब 2 सेट कंप्लीट से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, और प्लॉइडी ये जो आप डिप्लॉइड वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ऑर्गेनिज्म या इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक किसी ऑर्गेनिज्म में जब 2 सेट क्रोमोसोम्स के ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कंडीशंस को जो है वो क्या बोलते हैं? हम स्पीशीज से जो है वो उसका क्रोमोसोम सेट जो है वो अलग अलग हो जाता है। और ये पॉलीप्लॉइडी जो है ना,
ये किसमें इंपॉर्टेंट है, ये सीरियल क्रॉप्स में जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी क्रॉप्स जो है वो खुद ग्रो करवाई जाती हैं, ठीक है, ताकि जो है प्रोड्यूस की जाए, ठीक। तो 3 तरीके से जो है हम क्रॉप की वैरायटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 3-4 तरीके हमने स्टडी किए। क्या क्या स्टडी किया हमने? हमने पहला बोला कि हाइब्रिडाइजेशन, पहली चीज हमने बोली क्या हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी हमने क्या बोली? दूसरी हमने बोली दैट इज दी जीन म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तीसरी क्या बोली हमने? म्यूटेशन ब्रीडिंग। और चौथी हमने बोली पॉलीप्लॉइडी। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक किसी क्रॉप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नई वेराइटीज जैसे बोल रहा है कि कौन कौन सी नई वेराइटीज जो है वो आपने डेवलप की हैं। तो नई वेराइटी जो है वीट की न्यू वेराइटी है शरबती सोनारा, ठीक है, और पूसा पूसा लर्मा, ठीक है। राइस की वेराइटी जो है दैट इज द इसकी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटी है, ठीक है। विक्रम, गंगा 5, ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है। इसके अलावा चिक पीस जिसको आप चना बोलते हो, पूसा 240, ठीक है, और पंत 114, ये भी इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ठीक है। इसी पूसा पूसा जो रिसर्च सेंटर है ना जो दिल्ली में है, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहां पे बनती है, तो इसलिए उसका नाम पूसा रख दिया। तो पिजन 84 जो है, मतलब पिजन पी जो है उसका पूसा 84। देन जो आपकी सरसों है, ठीक है, उसमें पूसा अगरनी, पूसा बोल्ड, क्रांति, सोयाबीन में पूसा 29, दुर्गा। तो ये कुछ ऐसी वेराइटी जो है वो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इनको रिवाइज कर लेते हैं हम कि क्या पूछ रहा है। तो बोला है नेम 2 फॉडर क्रॉप। जो फॉडर क्रॉप है वो कौन कौन सी हैं? बरसी increase in the production of food grain is known as the के बीच में उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब बोला बीट की इंप्रूव्ड वैरायटी बताइए, तो शरबती सुनारा हो गई या पूसा लर्मा हो गई। तो ये जो है वो क्या है, इंप्रूव्ड वैरायटी है किसकी? वीट की, ठीक है, क्रॉप की। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, कि आप जो है क्रॉप प्रोडक्शंस को किस तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगी कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होंगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन की वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें ज्यादा कॉस्ट ना लगे, ठीक है, क्योंकि छोटे स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा में तो मोस्टली जो है वो लार्ज फार्मर्स है, ठीक है, मींस ऐसे फार्मर्स जिनके पास ज्यादा जमीन है। तो ऐसे लोगों के पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, इकोनॉमिकली वो थोड़े साउंड है। लेकिन बहुत सी जगह में जैसे बिहार हो गया, ठीक है, उसके अलावा ये आपका एरिया आ जाता है उधर, सॉरी, कोलकाता, इसका बंगाल का आ जाता है, ठीक है। बहुत सी इंडिया के रेस्ट ऑफ दी रीजन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो वहाँ पे स्मॉल स्केल के भी जो फार्मर्स भी हैं, तो ऐसे फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसी होनी चाहिए कि जो अगर जो वो चीजें परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर उनको कॉस्ट प्रोडक्शंस जो है, ठीक है, नो कॉस्ट कॉस्ट प्रोडक्शंस जो है वो लगे। मींस ज्यादा कोशिश हो कि ज्यादा उसका खर्च ना हो। अगर खर्च करना भी पड़े उसको खेती के लिए कुछ, तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की जाए, ठीक है, कि पैसा कम लगे। तीसरा, हाई कॉस्ट प्रोडक्शंस जो है वो फार्मर्स करते हैं, लार्ज स्केल फार्मर्स जो है वो करते हैं, जिसके लिए जिसमें सीड की इंप्रूवमेंट की वैरायटी होती है, देखिए मतलब हाई इंप्रूव्ड वैरायटी के सीड यूज करते हैं, या मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और क्या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आ जाती है हमारी क्रॉप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो,
ठीक है, इरिगेशन किस तरीके से करनी है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें जो है हम मेन पढ़ते हैं क्रॉप मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, कि क्रॉप को प्रोडक्शन को आप कैसे मैनेज करोगे। पहली चीज आ गई आपकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरी चीज आपकी आपकी इरिगेशन मैनेजमेंट, और तीसरी आ गई क्रॉपिंग पैटर्न। तो न्यूट्रिएंट होते क्या हैं, न्यूट्रिएंट बेटा वो सब्सटेंसेस, ये वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो किस चीज के लिए रिक्वायर होते हैं, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट भी जो है वो इसमें 40 एलिमेंट जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। 16 एलिमेंट्स जो है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट को 2 हिस्सों में बांट दिया। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या है, ज्यादा। तो न्यूट्रिएंट को 2 हिस्सों में बांट दिया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है जिसमें से 16 एलिमेंट्स जो है उसमें से 2 कार्बन और ऑक्सीजन जो हमें हवा से मिलती है और पानी से मिलती है, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल से नहीं मिल रहे, ठीक है। और बाकी के बच के 13 को हम बोल देते हैं मिनरल एलिमेंट्स। तो 16 में से 9 जो है वो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। द न्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द प्लांट दे आर नोन एज द मैक्रोन्यूट्रिएंट, और the nutrient which are required in a smaller quantity by the plant they are known as the micronutrient। तो 2 हिस्सों में न्यूट्रिएंट को बांट दिया है, एक जो पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए, और एक जो पौधे उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल देंगे, और एक जो पौधे में कम मात्रा में चाहिए उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल देंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बन चाहिए होती है, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन। अब आपको पता है कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी प्रेजेंट है, सी को ओ ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट है, पानी में भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पानी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे सल्फर, ये सारी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है। इसमें से आपको ये पूरे 13 जो मिनरल एलिमेंट। हाँ जी बोलो। मैम आयरन नहीं आएगा इसमें? आयरन आएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा आयरन, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सारे के सारे आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ठीक है। तो ये मिट्टी से प्रेजेंट होते हैं, हवा से हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन पानी में भी रहती है, हाइड्रोजन सिर्फ पानी से मिलेगी, बाकी जो है इसको एनपीके के फॉर्म से याद रख सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सॉइल से है, ठीक है। उसके बाद CaMgS, ये मिलता है हमें सॉइल से, ठीक है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और ज्यादा कितनी क्वांटिटी, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मोर देन 1 न्यू ग्राम पर ग्राम ऑफ अ ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर पौधे में इन मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जिसके सिम्टम्स अलग अलग, बीमारियों के अलग अलग न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से अलग अलग सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। कल हम इस चीज को करते हैं कि मिनरल रिप्लेनिशमेंट कैसे कर सकते हैं, वो मैन्योर का यूज आ जाएगा, टाइप्स ऑफ मैन्योर, खाद पढ़ी है ना आप लोगों ने पिछले साल, पढ़ी है ना ये वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह, पढ़ा है ना आपने, पिछले साल नहीं पढ़ा होगा तो पिछले से पिछले साल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कल हम करेंगे कंपोस्टिंग, ठीक है, ये सारा इरिगेशन वगैरह किस तरीके से किया जाएगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हम कल करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम इतना कर लेते हैं कि जो अगर जो न्यूट्रिएंट जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो कम मात्रा में चाहिए, ठीक है,
और मैक्रोन्यूट्रेंट जो है ज्यादा मात्रा में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रेंट एंजाइम एक्टिविटी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते, माइक्रोन्यूट्रेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो अगर आपकी मिट्टी है, मतलब आपकी मिट्टी आपने खेत में कोई क्रॉप लगा रखी है, तो उसमें किस तरीके से जो है आप उसकी मिनरल को रिप्लेनिश कर सकते हो, मतलब मिनरल्स की कमी होगी तो आप पूरा कैसे करते हो। तो दो तरीके होते हैं उसके लिए। उसमें क्या डालते हो, खाद डालते हो ना। जब भी आपने खेती करनी है, नई क्रॉप डालनी है, तो फील्ड में खाद डाली जाती है ना, ठीक है। काऊ डंग वाली खाद जो है, जिसको ऑर्गेनिक जो खाद जिसको मैन्योर बोलते हैं, वो डालते हैं। या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो केमिकल जो है वो यूज करते हैं, फर्टिलाइजर फूड यूज करते हैं। तो मैन्योर बेटा वो होता है जैसे आपका प्लांट्स का वेस्ट हो गया या एनिमल का वेस्ट हो गया, ठीक है। तो उसको अगर हम मिट्टी में डालें या खेत में डालें तो वो भी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। जो काऊ डंग होता है प्लांट वेस्ट, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैन्योर को अगर आप ये क्वेश्चन बनेगा इसमें आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मैन्योर। तो मैन्योर जो है हमारे, वो मिट्टी में हम डालते हैं तो न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट इसमें मैन्योर्स में जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादा मात्रा में जो है मैन्योर मिट्टी में जो है वो डालना पड़ता है ताकि उसके न्यूट्रिएंट बढ़ जाए, ठीक। और जो मैन्योर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है ना मिट्टी में, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। मैन्योर की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में आता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। इसकी वजह से सॉइल की जो टेक्सचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए जैसे जिस एरिया में है, मतलब रेवाड़ी का एरिया हो गया, जयपुर का एरिया होगा, वहां का सॉइल जो है सैंडी सॉइल है, ठीक, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसकी वाटर लॉजिंग कैपेसिटी कम करनी है, तो उसमें भी हमें क्या डालने पड़ेंगे, ये मैन्योर जो है हम डालते हैं, ठीक। दूसरा, ये मैन्योर क्या करते हैं, जैसे मैन्योर में होता क्या है, अब आपको मालूम है आपके यहाँ एग्रीकल्चर बहुत है, बहुत से लोगों के घरों में जो है जानवर भी होंगे, तो आपको मालूम है कि जहां पर आपने जो मैन्योर रखा होगा या काऊ डंग रखा होगा, वहां पे देखते कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म उसमें होते हैं, तो वो उसको उनका खाना है, उन एनिमल्स का, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो। और ये हेल्प किस चीज करते हैं, तो फार्म वेस्ट को आप खेत में डाल लीजिए, तो एक रिसाइकलिंग का तरीका हो सकता है। पॉल्यूशन नहीं कॉज करते मैन्योर, ठीक है। जब मैन्योर जो है वो, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो मिट्टी में किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं कॉज करते। जबकि इसकी कुछ अपनी कमियां भी है, लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि मैन्योर में कम मात्रा में जो है वो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हमें ज्यादा मात्रा में मैन्योर खेतों में डालना पड़ता है ताकि पर्याप्त मात्रा में जो है वो न्यूट्रिएंट मिल सके, ठीक है। उसके बाद ये जो काऊ डंग या मैन्योर है, उसमें से जो मिनरल रिलीज करते हैं सॉइल में, उसका रिलीज का प्रोसेस जो है वो स्लो है, फर्टिलाइजर की तरह जो है वो रैपिड प्रोसेस नहीं है, ठीक है, उतना फास्ट नहीं है, ठीक है। उसके उसके बाद कमी होगी, उस वैसा सा फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। लेकिन मैन्योर जो है वो मिनरल स्पेसिफिक, इसमें ये वाला मिनरल होगा, ठीक है। उसके बाद में ये ज्यादा अमाउंट में बल्क में डालना पड़ता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इजी नहीं है, ठीक है। ये मैन्योर जो है स्टोर जो है 1-2 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग पीरियड अगर इसका होता रहता है तो इसकी क्वालिटी जो है वो डिटीरियरेट्स जो है वो करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये कुछ मैन्योर के क्या हैं फायदे। अब हम कल इस चीज को या इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे कि फार्म यार्ड मैन्योर है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो
आ जाती है, ठीक है, जाती है किस किस तरीके से खाद होती है, ठीक है, कंपोस्ट होती है, वर्मिंग कंपोस्ट होती है। देन इसके अलावा जो है ग्रीन मैन्योर होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैन्योर जो है वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज आपका क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। दिस इज योर लास्ट क्लास ना? इज दिस योर लास्ट क्लास? नो मैम, नो मैम, मैम कल भी है। इसके बाद किसकी बात है? नो, आई एम आस्किंग कि टुडे इज दिस इज द लास्ट क्लास फॉर टुडे? हाँ, Yes, yes, ma'am. that's what I'm- हाँ, वो चीज मैं पूछ रही हूँ ना, ठीक है। तो फिर कल करते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके बेटा, नाउ यू मे लीव द क्लास। ठीक है बेटा, आप क्लास लीव करिए। जल्दी से क्रिश आप भी लीव करो। क्रिश अपने आप को अप टू डेट करो बेटा, आप आईडी नहीं अपडेट कर रहे हो। चिराग लीव द क्लास। चिराग लीव द क्लास। चिराग क्लास लीव करो।